हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 4 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वैदिक काल, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ को केवल अध्ययन करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस पाठ में आखिर क्या होता है। ठीक है, वैदिक काल किसे कहते हैं, ये सब क्या बातें होती हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पशु संवेद से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। इसीलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। आइए जानते हैं इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। ठीक है, प्रारंभिक जीवन। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी, वे वहीं बस गए थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास तथा सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। ठीक है, आर्य सभ्यता का प्रसार। तो आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, यह चित्र में दिखाया गया है कि इनका प्रारंभिक जीवन यह व्यतीत कहाँ कैसे करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्य सभ्यता का प्रसार। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैदच प्रदेश से होता है। सप्त सैवध प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इनको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। देखिए इनका समय रेखा ये देखते हैं। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में यानी कि 3000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व। इनका ये जो था समय रेखा है। ठीक है, अब देखते हैं आर्यों का भारत में विस्तार। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ नदियों के नाम, कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। आइए इसको देखते हैं और जानते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान, काबुल, हिंदू कुश पर्वत, ईरान। ठीक है, यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि रावी, सतलज, गंगा। ठीक है, देखिए रावी, सतलज, गंगा, यमुना, आर्यवर्त, हिमालय पर्वत और तिब्बत, ब्रह्मपुत्र।
ठीक है। म्यांमार, बंगाल की खाड़ी ये रहा और अरब सागर ये रहा, ठीक है। और नीचे है श्रीलंका, ये लक्षद्वीप है। फिर यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। आइए जानते हैं आगे, यानी कि सप्त सिंधु, इसका अर्थ होता है 7 नदियाँ, ठीक है। जैसे कि सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। ब्रह्मवर्त यानी कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ब्रह्मर्षि यानी कि गंगा यमुना का दोबाब क्षेत्र। आर्यवर्त 1+2+3 यानी कि हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। दक्षिणापथ यानी कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं वेद, ठीक है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में निम्न विभिन्न, ठीक है, ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संस्कृति के स्वरतम, ठीक है, जो स्वर होते हैं 7 स्वर, ठीक है, 7 स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नि का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियां का वर्णन है। अर्थवेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना का वर्णन है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे विश्व, ठीक है, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योतिषी पुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हें आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। यह जो था, यह एक गायत्री मंत्र है, ठीक है, यह एक गायत्री मंत्र है। आइए देखते हैं आगे। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल, ये है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आइए जानते हैं आर्यों के जन्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है कि इकाई और प्रमुख। देखिए, जन, विश्व, ग्राम, कुल, ग्रह, कुलिया ग्रह, ठीक है, कुलिया गृह। यहाँ पे देखिए, प्रमुख यानी कि राजा, फिर विस्पति, फिर ग्रामीण, फिर कुलप या गृहपति, ठीक है। आइए देखते हैं आर्यों के जन्म। आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। उन्हें जनाध्यक्ष कहा गया है। एक जन में कई विष होते हैं, ठीक है, कई विष होते थे। इसके मुखिया को विस्पति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे।
कुल या गृह के मुखिया को कुलपति या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जनपद में परिवर्तित हो गए। आइए देखते हैं राजा। ठीक है, वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के यानी कि लोगों के की रक्षा करना था। वह युद्ध से सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। ठीक है, उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजनीय होते थे। राजनीय या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योग्यता के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, कैसे सब लोग यानी कि सब विष बैठे हैं, कुछ जन हैं, कुछ ठीक है जो लोग हैं वो कैसे समस्या को सुलझा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूत्रवुच्च। ठीक है, अपने गांव को समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, अपने गांव की समस्या सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे। हमारे समाज में किन लोगों की सलाह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और क्यों। आइए देखते हैं राजा का शासन। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घोड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। अब देखते हैं युद्ध के बाद सभा। ठीक है, युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजच्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गाय, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजच्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि राजा को बलि देते हुए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये राजा है, यहाँ पे ये बलि दे रहा है। ठीक है, इस चित्र में साफ दर्शाया गया है। चलिए अब देखते हैं धर्म एवं यज्ञ। ठीक है, आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुतिपान करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे।
यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी, यानी कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आती थीं। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रसन्नता में वेद के मंत्र गाए जाते थे, ठीक है। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। आगे देखते हैं। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का स्वर पढ़ाकर, ठीक है, स्वर पढ़ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बोल कर देखिए, यहाँ पे जैसे संस्कृत ने दिया है पितु मातु, फारसी में पितरु मादर, लैटिन भाषा में दिया गया है पाटर माटर, और अंग्रेजी में दिया गया है कि फादर और मदर, ठीक है। वैदिक कालीन समाज, आइए देखते हैं वैदिक कालीन समाज को, ठीक है। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसका कुश या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था, ठीक है, कठोर नहीं था। यहाँ पे होना चाहिए, मिस्टेक से यहाँ पे देख सकते हैं हो गया है। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नाम चौथा वर्ण भी मिलता है। लोग अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश यानी कि पिता के कार्य के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। वेदों से हमें लोपामुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने हुए थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ, दही यानी कि दही, नवनीत यानी कि मक्खन, घूत यानी कि घी का प्रयोग करते थे। अन्न में यौ यानी कि जौ, गोधूम यानी कि गेहूँ, बिह यानी कि चावल का प्रयोग करते थे। आइए और भी जाने, ठीक है। इसको भी जानना जरूरी है कि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। वैदिक काल से पूर्व यानी कि पहले चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का, ठीक है, ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। चलिए आगे देखते हैं। पशुपालन, ठीक है, पशुपालन देखते हैं। प्रारंभ में आर्य पशु पालते थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की समृद्धि माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक थे। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में इसे अध्यन्या कहा गया है। पशु यानी कि आसपास के किसान
द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य इन्हें दस्यु कहा करते थे। ठीक है, अब देखते हैं खेती का महत्व बढ़ा। ठीक है, उससे पहले ये देखिए, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हुए कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे कि हमारे इस समय में विद्यालय है, स्कूल है। ठीक है, वैसे ही उस समय में गुरुकुल था। ठीक है, गुरुकुल था। यहाँ पे एक गुरु है और ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, वेदों पुराणों ये सारी बातें बता रहे हैं उन सबको। आइए देखते हैं खेती का महत्व बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य अब गंगा यमुना के दोबाब क्षेत्र में बसने लगे। ठीक है, इन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि करने के लिए वे एक साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे। शिल्प, आइए शिल्प देखते हैं। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ बनाना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म के काम करते थे। धातु को अयस्क कहते हैं। ऋग्वैदिक, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबा, कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्योतिर्मय आवृत्ति से परिचित थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में आर्य आए परिवर्तन। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन है, यानी कि बदलाव आए। आइए जानते हैं। ठीक है, जीवन गतिशील था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। वर्ण व्यवस्था नहीं था। पशुपालन मुख्य व्यवस्था था। ठीक है, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थायी हो गया। राजा का पद वंशानुगत हो गया। वर्ण व्यवस्था विकसित हो गया। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। ठीक है, आइए देखते हैं महाकाव्य रचना। ठीक है, महाकाव्य रचना। रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। अब देखते हैं महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडव वंश के पांडवों की कथा प्रमुख रूप से दी गई है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यास, यहाँ पे अभ्यास करने के लिए दिया गया है। अब आइए देखते हैं सूझबूझ। ठीक है, सूझबूझ यानी कि समझकर बूझना। ठीक है, अपने गांव की समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे समाज में किन लोगों की सलाह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और क्यों? ठीक है, तो जैसा कि हमने पीछे भी देखा, इसको पढ़ा। ठीक है, ये रिपीट हुआ है, जैसे कि इसे हम लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा। ठीक है, जैसे कि इसको देखा हम लोगों ने कैसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त होता है। ठीक है, महाकाव्य, महाभारत, ये सब हमने देखा है।
अभी हम लोगों ने उसे अध्ययन किया। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है इतना ही था, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाकर और इसके प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।